प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में ऑस्मोसिस या परासरण का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने डिफ्यूज़न यानी विसरण, उसमें भी सरल विसरण एवं सुगमित विसरण के बारे में अध्ययन किया। फिर उसके बाद सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अध्ययन किया। उससे आगे यह परासरण या ऑस्मोसिस है। तो सर्वप्रथम नॉलेट ने इस ऑस्मोसिस यानी परासरण प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया था। फिर इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक, ध्यान रखना, डुट्रोचैट, इन्होंने ऑस्मोसिस टर्म या ऑस्मोसिस शब्द दिया और इस ऑस्मोसिस को डिस्क्राइब डुट्रोचैट के द्वारा किया गया। परासरण एक तरह का विसरण है जिसमें कोई भी सॉल्वेंट, यहाँ पर हम सॉल्वेंट के रूप में जल ले रहे हैं तो जल के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। सॉल्वेंट यानी जल, हिंदी में इसको हम विलायक कह रहे हैं। इस विलायक का उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता यानी लो कंसंट्रेशन की तरफ गमन हो रहा है, परंतु वह गमन किसके द्वारा हो रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको हम कह रहे हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस या परासरण कहलाएगा। सिंपल रूप में विलायक का विसरण है ये किसके द्वारा? एक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक या अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का विसरण हो रहा है। अब यह ध्यान रखना कि जो प्योर वाटर है जिसमें सॉल्यूट नहीं है, इसके अंदर विलय नहीं है, तो इसका केमिकल पोटेंशियल यानी रासायनिक विभव कह दो, वो ज़्यादा होता है, यानी ये हाई कंसंट्रेशन है जल की या विलायक की। अगर कोई सॉल्यूशन है, हिंदी में इसको कहते हैं विलयन है। विलयन का मतलब इसमें सॉल्वेंट यानी विलायक प्लस इसमें क्या आ गया है? सॉल्यूट आ गया है। तो इस स्थिति में विलायक में विलय के आने से इसका केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाता है? लो हो जाता है। यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल क्या है? हाई है, यानी इस जगह पर क्या हो गया? विलायक की लेस कंसंट्रेशन है, यहाँ पर विलायक की उच्च सांद्रता है। तो जल या विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करेगा अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, तब वह क्या कहलाएगा?
परासरण कहलाएगा। दूसरे रूप में हम देखें, विलयन है, जो एक विलयन कम सांद्रित है। कम सांद्रित का मतलब इसमें विलय की मात्रा क्या है, कम है। और एक विलयन वो अधिक सांद्रित है, यहां पर विलय की मात्रा ज्यादा है। तो इस स्थिति में जल का जो गमन है वो कम सांद्रित विलयन से अधिक सांद्रित विलयन की तरफ होगा। यानी यहां पर विलय की मात्रा कम है, मतलब विलायक की मात्रा ज्यादा, विलायक की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां पर विलय की मात्रा ज्यादा हो गई, इस समय विलायक की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। यानी वही बात लागू हो रही है कि वो उच्च सांद्रता से, विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन कर रहा है। दूसरे रूप में कम सांद्रित विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रित विलयन की तरफ जो गमन है वह गमन क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस या परासरण कहलाएगा। अब यहाँ पर आपने अगर प्रयोग किया हो पोटैटो ऑस्मोमीटर वाला या थिसिल कीप वाला, तो वो प्रयोग परासरण प्रक्रिया को दर्शाते हैं। अब उस प्रयोग की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस पात्र का ये ए पार्ट है, इस पात्र का ये बी पार्ट है। इसमें प्योर सॉल्वेंट है यानी विलायक है। यहाँ पर ये पोर्शन विलयन है। विलयन का मतलब विलायक प्लस विलय है। तो यहाँ विलायक की सांद्रता ज़्यादा है, उस स्थिति में जल है या विलायक है, वो विलायक इस ए पोर्शन से बी पोर्शन की तरफ जाएगा। तो इस मूवमेंट के फलस्वरूप यहाँ पर इस सिस्टम में एक प्रेशर, एक दाब उत्पन्न होगा। वह दाब जो इस विलायक को विलयन में प्रवेशित होने से रोकता है, इस जल के अणुओं को विलयन में एंटर होने से रोकता है, वह दाब क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। उसको परासरण दाब कहते हैं। तो इस दाब को हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं। और ये परासरण दाब हमेशा धनात्मक होता है। विलय की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, इसमें जितना ज़्यादा विलय मिलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना अधिक होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, परासरण दाब है वो बढ़ेगा, धनात्मक वैल्यू है यहाँ पर। तो कई बार परिभाषा पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो वह दाब जो विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेशित होने से रोकता है, वह दाब ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहलाएगा। इससे सिमिलर एक वर्ड आएगा, वह है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसको कहते हैं परासरण विभव या इसको सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, इसको विलय विभव कहते हैं। यानी विलायक में
विलय की मात्रा वो विलय विभव या सॉल्यूट पोटेंशियल है, या इसको हम परासरण विभव कहते हैं। परासरण दाब और परासरण विभव दोनों की वैल्यू बराबर होती है, परंतु परासरण विभव है, ये परासरण विभव ऋणात्मक वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, इसकी ऋणात्मक मान है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब है वो धनात्मक वैल्यू है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। परासरण विभव या सॉल्यूट विभव नेगेटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। अब आगे परासरण के प्रकार, ऑस्मोसिस के टाइप्स। तो परासरण के दो प्रकार है। नंबर 1 एक्सोस्मोसिस, हिंदी में इसको कहते हैं बहिपरासरण, और दूसरा है वह है एंडोस्मोसिस या इसको अंतःपरासरण कहते हैं। यहां तक पहुंचने से पहले आपको विलयन के प्रकार पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलयन के प्रकार। तो सेल शेप की कंसंट्रेशन, इन कोशिका रस की सांद्रता, और आउटर सॉल्यूशन या जो बाह्य विलयन उसकी सांद्रता के संबंधों के आधार पर विलयन को 3 प्रकारों में बांटा है। नंबर 1 है वह है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं समपरासरी विलयन। यानी जैसे ये कोई सॉल्यूशन है और इसके अंदर ये सेल रखी हुई है, कोशिका रखी हुई है, तो यदि कोशिका रस यानी सेल शेप की सांद्रता और ये जो विलयन है इसकी सांद्रता समान हो, इक्वल हो, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन कहलाएगा। नंबर 2 वह है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं अल्पपरासरी विलयन। यदि विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, यानी कोशिका रस की सांद्रता ज़्यादा परंतु इस विलयन की सांद्रता क्या है, कम है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या अल्पपरासरी विलयन कहलाएगा। और तीसरा वह है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको अतिपरासरी विलयन कहते हैं। यानी इस सेल शेप से, कोशिका रस से इस विलयन की सांद्रता, आउटर सॉल्यूशन की सांद्रता ज़्यादा है, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अतिपरासरी विलयन कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। सेल शेप से इस विलयन की सांद्रता ज़्यादा, अतिपरासरी, सेल शेप से इस विलयन की सांद्रता कम, अल्पपरासरी, सेल शेप और इस विलयन की सांद्रता समान, वह क्या कहलाएगा, समपरासरी कहलाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, जल का मूवमेंट है वो मूवमेंट हाइपो टू हाइपर होगा, अल्पपरासरी विलयन से अतिपरासरी विलयन की तरफ मूवमेंट होगा। तो सबसे पहले हम बहिपरासरण के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सोस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहिपरासरण क्या है, जैसे ये कोशिका है, बाहर की तरफ भित्ति हो गई, ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी वैक्यूल आ गई, न्यूक्लियस, बाकी ये सेल शेप हो गया, कोशिका रस हो गया। अगर इस कोशिका को हम ऐसे विलयन में रख रहे हैं जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, यानी ये अतिपरासरी विलयन है, इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
तो इस स्थिति में आउटर विलियन की सांद्रता ज़्यादा, इसका मतलब इसमें विलायक है वो क्या है, कम है, अंदर विलायक की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यानी विलयन कैसा है, कम सांद्रित है। तो इस समय जल है वो इस कोशिका से बाहर निकलता है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, बहिःपरासरण, या इसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहां ध्यान देना थोड़ा, बहिःपरासरण की क्रिया में क्या होगा कि जैसे जल इससे बाहर निकलेगा कोशिका से, उस स्थिति में सर्वप्रथम ये जो कोशिका भित्ति है और इसके भीतर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन कह दो, या इसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो सबसे पहले ये प्लाज्मा झिल्ली इस कोशिका भित्ति से दूर हटना प्रारंभ हो गई, और ये घटना कहलाती है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, यानी अभी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से थोड़ी दूर हटी है, और ज्यादा जल इससे बाहर निकलेगा, उस समय ये प्लाज्मा झिल्ली क्या हो जाएगी, या इसका जो प्रोटोप्लास्ट है जिसको हम जीवद्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट का मतलब सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पूरा भाग, वो प्रोटोप्लास्ट हो गया। तो इसका जीवद्रव्य या प्रोटोप्लास्ट है वो संकुचित हो जाएगा, यानी कोशिका के अंदर जैसे ये इसका प्रोटोप्लास्ट संकुचित हो गया। तो ये घटना कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। तो दो वर्ड यहां बता रहा हूं, पहला है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, यानी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हटी है अभी। जब ये पूर्ण रूप से संकुचित हो गया तो इसको हम कहते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, ये एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस हो गया। और यहां पर ध्यान रखना, इस स्थिति में जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, इसके बीच में जो खाली स्थान है, इस स्थान पर क्या भरा रहता है, कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आउटर सॉल्यूशन इसमें भर जाता है, बाह्य विलयन भर जाता है, जिस विलयन में इस कोशिका को रखा है वो विलयन इसके अंदर भर जाएगा। क्यों भरेगा, क्योंकि सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो परमिएबल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए परमिएबल है। तो यहाँ पर आउटर सॉल्यूशन है वो इस स्थान में भर जाता है, बाह्य विलयन इसके अंदर आ जाएगा। फिर दूसरा इसके अंदर वह है एंडोऑस्मोसिस, यानी अंत्यपरासरण। क्या हुआ अंत्यपरासरण, कोशिका में जल का प्रवेश होना, कोशिका के अंदर जल जा रहा है तो वह अंत्यपरासरण की क्रिया होगी, यानी ये जल इस कोशिका के अंदर जाएगा। और जल कोशिका के अंदर कब जाएगा, जब इस कोशिका को हम अल्प परासरी विलयन में रखते हैं। अल्प परासरी विलयन का मतलब ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस स्थिति में जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेशित होगा, घटना क्या कहलाएगी, एंडोऑस्मोसिस या अंत्यपरासरण कहलाएगा। अब आगे ध्यान रखना कि ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है। इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को यदि हमने अल्प परासरी विलयन में रखा तो जल उसके अंदर प्रवेशित होगा, और उस स्थिति में कोशिका के अंदर जल जाएगा तो कोशिका वापस टर्जिड, यानी कोशिका वापस स्फीत हो जाएगी, और यह घटना कहलाती है डी प्लाज्मोलाइसिस
या इसको हम कहते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। यानी प्लाज्मोलाइट सेल को एक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो जल का उस कोशिका में प्रवेश होगा। जल के प्रवेश से कोशिका पुनः स्फीत हो जाती है, जीवद्रव्य वापस फैल गया है और ये घटना डीप्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य विकुंचन कहलाएगी। अब किशमिश को यदि हम पानी में रखते हैं तो थोड़े टाइम बाद किशमिश फूल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंत्यपरासरण हो रहा है। यदि अंगूर पर हम नमक का घोल छिड़कते हैं तो अंगूर सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहिःपरासरण हो रहा है। ये घटनाएं आपको ध्यान रखनी है, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस, बहिःपरासरण और अंत्यपरासरण। बहिःपरासरण कब होगा? जब कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रखते हैं। अंत्यपरासरण कब होगा? जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं। अब प्रायोगिक रूप से इस परासरण प्रक्रिया का बहुत महत्व है। जैसे आपने देखा होगा कि लॉन टेनिस का मैदान है, वहाँ पर घास उग जाती है, उसको हटाने के लिए नमक का घोल या सॉल्टिंग करते हैं, वो छिड़कते हैं, तो उस कारण परासरण की प्रक्रिया से वो क्या होता है, मर जाती है घास। इसी तरह से जो पिकल्स है, जो अपना अचार है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सॉल्टिंग या उसको सॉल्ट विलयन वाले में रखते हैं। इसी तरह से जो मुरब्बा है या फिर जैम है, जेली है, उसको रखने के लिए शुगर सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं या मीठे द्रव्य में उसको रखते हैं। तो वो सब परासरण है और इस परासरण के कारण उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है सूक्ष्म जीवों का, उनको क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस होगा उन जीवों का और वो जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब प्लांट के लिए परासरण किस प्रकार के उपयोगी है, किस प्रकार का महत्व रखता है? तो सबसे पहले प्लांट में जो जल अवशोषण हो रहा है, इस जल अवशोषण में परासरण का महत्व है। सेल टू सेल यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में और एक पादप भाग से दूसरे पादप भाग में जो जल का वितरण होता है, उस वितरण की प्रक्रिया में परासरण आवश्यक है। ये कोशिका की टर्जिडिटी यानी कोशिका की स्फीति अवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर आगे जो परासरण की प्रक्रिया है वह पादपों को फ्रीजिंग यानी हिमीकरण और डेसिकेशन यानी शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है परासरण की प्रक्रिया से। और जो यंग सेल है, जो तरुण कोशिका है, उन तरुण कोशिकाओं की वृद्धि के लिए परासरण की क्रिया है वो आवश्यक है। ये सब इम्पोर्टेंस है किसकी, परासरण प्रक्रिया की। फिर आगे हम सेल के संदर्भ में दो बातें और ध्यान कर लेते हैं। जैसे कोशिका, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल, ध्यान रखना ये वैक्यूल या रसदानी है, इसको वैक्यूल कहते हैं। और इसकी झिल्ली ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन या इसकी जो झिल्ली है उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका अंदर का द्रव्य और ये जो कोशिका द्रव्य है, ये दोनों परासरण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। जब जल इसके अंदर जा रहा है उस स्थिति में कोशिका क्या होगी, उस स्थिति में कोशिका स्फीत या टर्जिड होगी। इस समय सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ आउटर प्रेशर डालती है और इस प्रेशर को हम स्फीत दाब या इसको टर्गर प्रेशर या इसको टीपी कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका फटे नहीं, कोशिका को फटने से बचाने के लिए कोशिका भित्ति टीपी के बराबर परंतु विपरीत दिशा यानी अंदर की तरफ एक प्रेशर डालती है, एक दाब डालती है और इसको हम वॉल प्रेशर यानी इसको
भित्ति दाब कहते हैं। दोनों की वैल्यू बराबर होती है टीपी और डब्ल्यू की, परंतु एक अंदर से बाहर की तरफ है, दूसरा अंदर की तरफ है। दोनों की वैल्यू समान, परंतु दिशा दोनों की अपोजिट है, यानी माइनस का सिंबल यहाँ पर आएगा। तो ये स्फीत कंडीशन में है, परंतु जल जैसे ही बाहर निकलेगा ये प्रेशर कम हो जाएगा, धीरे धीरे ये भाग अंदर की तरफ खिसकेगा क्योंकि जल यहाँ से बाहर जा रहा है। तो उस स्थिति में कोशिका कैसी होगी? उस स्थिति में कोशिका फ्लैसिड या सलथ हो गई। तो एक टर्जिड सेल, दूसरा फ्लैसिड सेल। तो ये शब्दावलियाँ आगे आएगी, तो इसके ऊपर आप हमेशा ध्यान रखें। टीपी, डब्ल्यूपी और आगे एक प्रेशर आएगा डीपीडी। इन सभी प्रेशर की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप दूसरों को भी बताएं और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।